Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the regulation of gene expression in eukaryotes. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यानी यूकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। यूकैरियोट्स इंक्लूड द यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स के अंतर्गत दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, दोनों आते हैं under the heading of eukaryotes. So we have keeping in mind that eukaryotes includes का मतलब होता है यूकैरियोट्स के अंतर्गत यूनिसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर के अंतर्गत जैसे आपका प्रोटोजोआ है, ऑल द प्रोटोजोन्स आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल द प्रोटोजोन्स आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, but they are eukaryotic organisms. यूकैरियोट्स के अंतर्गत यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोट्स के अंतर्गत यूनिसेलुलर यानी एक कोषीय, एज वेल एज माने साथ ही साथ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माने बहुकोषीय जीव आते हैं। इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, बहुकोषीय यूकैरियोट्स में ईच सेल इज इंडोड, प्रत्येक सेल जो होती है इंडोड माने होती है भरा रहना। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में प्रत्येक जो कोशिकाएं होती हैं वो भरी होती हैं विथ ए फुल सेट ऑफ जीन। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यू कैन सी इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ईच सेल इज इंडोड का मतलब होता है भरा रहना विथ ए फुल सेट ऑफ जीन। कुल मिलाकर के मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं पूरे सेट ऑफ जीन से भरी होती हैं। दैट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटायर एनिमल, जो कि संपूर्ण जीव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाउएवर ऑल द जीन्स डू नॉट फंक्शन, यद्यपि संपूर्ण जीन होते हैं वह कार्य नहीं करते हैं एट द सेम टाइम। जैसे मान लीजिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल के अंदर बहुत सारे जीन्स भरे होते हैं, सेट ऑफ जीन भरे होते हैं, बट ऑल द जीन्स आर नॉट वर्किंग एट द सेम टाइम। सारे के सारे जो जीन्स होते हैं वो एक समय में कार्य नहीं करते हैं। ओनली द रिक्वायर्ड जीन्स फंक्शन, केवल जो आवश्यक जीन होता है वही कार्य करते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है वही अपना कार्य करते हैं। एंड अदर जीन्स रिमेन इन इनएक्टिव कंडीशन, और दूसरे जो जीन्स होते हैं वह अप्रभावित दशा में रहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन इज ए टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस। इस तरह से जो एक्सप्रेशन होता है, जो प्रदर्शन होता है यूकैरियोटिक जीन का, वह एक टाइटली माने बधा हुआ, रेगुलेटेड माने होता है नियंत्रित, प्रोसेस माने प्रक्रिया। इस तरह से जो एक्सप्रेशन होता है यूकैरियोटिक जीन का जो प्रदर्शन होता है वह एक बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड प्रक्रिया के द्वारा होता है। Now let us discuss about the stages of gene regulation in eukaryotes. Gene regulation occurs in one or more of the following stages. जीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, जीन नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, वह एक अथवा एक से ज़्यादा स्टेजेज में पाई जाती है। नंबर 1 है जीन साइलेंसिंग, सेकंड है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, अगला है ट्रांसलेशन, उसके बाद लास्ट है पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन।
नंबर 1 बात करते हैं जीन साइलेंसिंग, जिसको जीन इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शार्ट नोट। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शार्ट नोट के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर शार्ट नोट। जीन साइलेंसिंग इज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। जीन साइलेंसिंग जो है एपिजेनेटिक माने होता है एबव द जीन, जीन के ऊपर होने वाला, मॉडिफिकेशन माने बदलाव। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट जीन साइलेंसिंग इज द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस तरह से जो जीन साइलेंसिंग की प्रक्रिया होती है वह जीन के ऊपर होने वाला एक मॉडिफिकेशन है, जीन के ऊपर होने वाला एक बदलाव है जो कि जीन एक्सप्रेशन से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत इनएक्टिवेशन ऑफ प्रीवियसली एक्टिव जीन्स, जिसके अंतर्गत पहले से जो एक्टिव जीन्स होते हैं, पहले से जो सक्रिय जीन्स होते हैं, उनका इनएक्टिवेशन कराया जाता है या वह इनएक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा। पहले तो डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारे डीएनए बनेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है तो आरएनए बनते हैं। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल होगा, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल है वहाँ पर नियंत्रण होगा, क्योंकि डीएनए से फिर आरएनए बनते हैं, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, आपको पता ही है। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, डीएनए से जब आरएनए बनते हैं इस लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे आप डीएनए इज गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ आरएनए, बट दिस इज अंडर द कंट्रोल दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल, एंड दिस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ द आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल। यहाँ आरएनए की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रित होगी। हालांकि मैसेंजर आरएनए बनेंगे एंड दिस मैसेंजर आरएनए इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द सेल एंड रीचिंग इनटू द साइटोसॉल। न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इसके द्वारा क्रॉस करेंगे न्यूक्लियर कोर के द्वारा, इस तरह से साइटोसॉल में पहुंच जाएगी मैसेंजर आरएनए। आरएनए ट्रांसपोर्ट एंड लोकलाइजेशन कंट्रोल, यहाँ पर आरएनए का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम, यहाँ पर आरएनए का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो न्यूक्लियस से साइटोसॉल में होगा, और उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कंट्रोल्ड वे में होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे है एमआरएनए ट्रांसलेशन कंट्रोल। चूँकि एमआरएनए में फिर ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी, यहाँ पर ट्रांसलेशन कंट्रोल होगा। प्रोटीन एक्टिविटी अगर कंट्रोल होगी तो इनएक्टिव प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन होगा, मैसेंजर आरएनए का क्षरण होगा, मैसेंजर डिग्रेडेशन यानी जो मैसेंजर आरएनए है उनका डिग्रेडेशन को अगर नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। If the messenger RNA degradation control and the messenger RNA which is present here, they are comes under the heading of inactive mRNA. When translation, when the translation control, or you can see when the processes of the translation control, then the protein synthesis also control, and if the protein activity control, then that comes under the heading of inactive protein. So this is the figure showing the gene silencing. Next है
रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। रेगुलेशन माने होता है नियंत्रण, किस लेवल पर? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे नियंत्रण होगा, इसकी बात करते हैं। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन मार्क का मतलब होता है जैसे डीएनए से डीएनए बन गए थे, हो गया रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना क्या है? ट्रांसलेशन है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वह जीन एक्सप्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। विदाउट इनिशिएशन, बिना आरंभन के, एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इनटू द मैसेंजर आरएनए, एंड सब्सिक्वेंट माने क्रमिक, और इस तरह से बिना इनिशिएशन की और बिना क्रमिक रूप से जीन का यानी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होने, द फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय द जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। इनके कहने का तात्पर्य है कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। बिना इनिशिएशन के और बिना क्रमिक रूप से जीन यानी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनने के, मतलब अगर मान लीजिए जीन से एमआरएनए नहीं बन रहा है, इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी जीन का जो फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रदर्शित नहीं होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इनके कहने का मतलब है इस तरह से जीन का अगर एक्सप्रेशन, किसी भी जीन का एक्सप्रेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे हो रहा है। तो किसी भी जीन का फिनोटाइप तभी अपीयर होगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन एक्सप्रेशन होंगे, इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तब फिनोटाइप अपीयर होगा। अदरवाइज दैट इज नॉट अपीयर, और यू कैन से दैट इज इनएक्सप्रेस्ड, या दूसरे शब्दों में कहेंगे वो अपीयर नहीं होगा। नेक्स्ट है एट क्रोमैटिन लेवल। क्रोमैटिन प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। क्रोमैटिन की जो भूमिका होती है वो ट्रांसक्रिप्शन में बड़ी ही क्रिटिकल होती है, बड़ी ही जटिल होती है। क्रोमैटिन कैन इनहिबिट एसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्रोमैटिन जो होता है, कैन माने सकना, इनहिबिट माने दबाना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन में सहायक होते हैं उनकी एक्टिविटी को दबा सकती हैं टू द डीएनए एंड देयर बाई रिप्रेस जीन रेगुलेशन, और इस तरह से वो जीन के का जो एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस के बजाय रिप्रेस। आगे है नेक्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन रेगुलेटरी एलिमेंट। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन्वॉल्व्स टू क्रिटिकल प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन है उसके अंतर्गत दो क्रिटिकल प्रोसेस पाए जाते हैं। बिफोर दिस वी हैव टू एक्सप्लेन एट द क्रोमैटिन लेवल। इसमें आगे है जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन। जिनका जो एक्सप्रेशन है वह हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित होता है। डेंसिटी ऑफ हिस्टोन बाउंड टू द डीएनए
डेंसिटी ऑफ हिस्टोन बाउंड टू द डीएनए डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डेंसिटी ऑफ हिस्टोन बाउंड टू द डीएनए। डेंसिटी ऑफ हिस्टोन बाउंड्स टू द डीएनए का मतलब होता है कितने कितने घनत्व का जो हिस्टोन होता है वह डीएनए से बाइंड किया है, कितने घनत्व की हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डीएनए से अटैच होती है, वह इस बात को डिटरमाइन करती है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो स्ट्रेंथ है, ट्रांसक्रिप्शन की जो मजबूती है वो कितना है। कुल मिलाकर के हिस्टोन प्रोटीन की जो डेंसिटी है जो डीएनए से अटैच होती है वह इस बात को डिटरमाइन करती है, वह इस बात को निर्धारित करती है कि ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। आगे है इंटरेक्शन बिटवीन रेगुलेटरी एलिमेंट। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन्वॉल्व्स टू क्रिटिकल प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन का जो आरंभन होता है उसमें दो क्रिटिकल प्रक्रियाएं पाई जाती है। पहला है पोजीशनिंग ऑफ द एप्रोप्रिएट आरएनए पॉलीमरेज एट द करेक्ट स्टार्ट साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। पोजीशनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट आरएनए पॉलीमरेज, कुल मिला करके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एप्रोप्रिएट एकदम उचित ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एप्रोप्रिएट पोजीशन यानी उसकी जो आरएनए पॉलीमरेज की जो एप्रोप्रिएट यानी एकदम उचित जो स्थिति है वो सही होनी चाहिए, जिसके द्वारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जा सके। कंट्रोलिंग द इफिशियंसी ऑफ इनिशिएशन, इसके साथ साथ जो इफिशियंसी है इनिशिएशन की, आरंभन की जो इफिशियंसी है उसको भी नियंत्रित करते हैं। दिस कंट्रोल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी एलिमेंट। ये जो कंट्रोल फंक्शन है वो निम्न रेगुलेटरी एलिमेंट पर डिपेंड है, इसमें सिस एलिमेंट है, ट्रांस एलिमेंट है। आगे है नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम है, सिग्मा फैक्टर है, ये प्रमोटर रीजन है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये पूरा जीन है, जीन का ये पूरा जीन है यहाँ से यहाँ तक ये जीन दिखाया गया, इसका जीन का ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ से सिग्मा फैक्टर जो है अटैच करता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मैंने बताया ना आरएनए पॉलीमरेज का एप्रोप्रिएट स्थान पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आरएनए पॉलीमरेज एप्रोप्रिएट पोजीशन पर नहीं अटैच होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ये अटैच कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एप्रोप्रिएट स्थान पर आ जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जो है रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय द सिग्मा फैक्टर। चूँकि ये सिग्मा फैक्टर अगर ऐसा अटैच नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होगी। अगला है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। रेगुलेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन की वह प्रक्रिया जो ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात होती है। एंड बिफोर द प्रोटीन सिंथेसिस। रेगुलेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात होने वाली नियंत्रण। ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात और प्रोटीन सिंथेसिस के पहले जो रेगुलेशन होता है उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहते हैं। दिस रेगुलेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसमें एमआरएनए प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, एमआरएनए लोकलाइजेशन होता है, एमआरएनए स्टेबिलिटी होती है। प्रोसेसिंग रिफर्स टू द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज। प्रोसेसिंग का मतलब होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज होते हैं दैट इज अंडर गोइंग इनसाइड द मैसेंजर आरएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए के अंदर होता है। फोर्थ स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस।
के स्टेप फॉर रेगुलेशन इज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। जो के स्टेप होते हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं रेगुलेशन का, जीन एक्सप्रेशन यानी जीन रेगुलेशन का जो जीन रेगुलेशन का जो महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जीन नियंत्रण का जो महत्वपूर्ण स्टेप होता है, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का प्रारंभन, ट्रांसलेशन की शुरुआत करना, ट्रांसलेशन टू बिगिन, ट्रांसलेशन का प्रारंभ करना। द राइबोसोम मस्ट असेंबल्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए। इसमें राइबोसोम का मैसेंजर आरएनए से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन कॉल्ड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, एक प्रोटीन जिसको यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। EIF2, ई माने यूकैरियोटिक, आई माने इनिशिएशन, एफ माने फैक्टर 2, मस्ट अवश्य जा करके राइबोसोम से बाइंड करती है। इस तरह से बाइंडिंग ऑफ EIF2, इस तरह से जो बाइंडिंग होती है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 की, उसका जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल जो होता है फास्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ EIF2 का मतलब होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। फास्फोरिलेशन की प्रोसेस हो रही है, राइबोसोम से बाइंड कर रहा है, दैट इज द स्मॉल सब यूनिट 40 सब यूनिट। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, 40 और 60। राइबोसोम से बाइंड कर रहा है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से यानी 40 सब यूनिट से बाइंड कर रहा है। जैसे ही EIF2 फास्फोरिलेटेड होता है, ट्रांसलेशन जो है ब्लॉक हो जाएगा, नो ट्रांसलेशन होगा। EIF राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट 40s, when EIF इज नॉट फास्फोरिलेटेड, जब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो है फास्फोरिलेटेड नहीं होगा तो ट्रांसलेशन अकर्स। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। ऐसे कंडीशन में ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट रेगुलेशन ऑफ जीन एट ट्रांसलेशन लेवल, पी माने आप जान ही रहे हैं, पी का मतलब होता है यहाँ पर फास्फोरिलेशन होना है। EIF2 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जैसे ही राइबोसोमल की स्मॉल सब यूनिट यानी 40s से बाइंड करेगा, व्हेन EIF2 फास्फोरिलेटेड देन ट्रांसलेशन इज ब्लॉक्ड। जैसे EIF2 का फास्फोरिलेशन होगा, ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा, नो ट्रांसलेशन होगा, नो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। नो ट्रांसलेशन का मतलब देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। EIF व्हेन EIF इज नॉट फास्फोरिलेटेड, जब EIF फास्फोरिलेटेड नहीं होगा, EIF जो है राइबोसोमल स्मॉल यूनिट से बाइंड नहीं होगी, तो ट्रांसलेशन होगा, यानी प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी वो होगी। पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म नंबर 5 है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैन एक्ट एज प्रोटीन। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो अपना कार्य जो होते हैं प्रोटीन के ऊपर करते हैं। दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड, जैसा कि पहले से बताया जा चुका है। हियर एन एडिट कैन मेड टू द प्रोटीन, यहाँ पर जो है कोई भी एडिटिंग जो है प्रोटीन के ऊपर कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि वह रेगुलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस के पश्चात होता है, वह रेगुलेशन जो प्रोटीन बनने के पश्चात होता है, तो ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ऐसी नियामक प्रणाली जो प्रोटीन के ऊपर कार्य करती है, और ऐसी प्रोटीन जिसका ऑलरेडी निर्माण हो चुका है, क्योंकि प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो चुकी है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है, अब उसी में मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पर एडिट किस में होगी? प्रोटीन में होगी। जैसे रिमूव कर देंगे अमीनो एसिड को, रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड, या एडिशन करेंगे किसका? केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, हिस्टोन एसिटाइलेशन होगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन इज द फर्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन जो होता है प्रथम जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, दैट इज आइडेंटिफाइड ऑन हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी पहचान जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हुई है। इट कैन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग इवेंट्स, इसमें 2 इवेंट्स पाए जाते हैं। रिवर्सिबल इवेंट्स, उसको फास्फोरिलेशन कहते हैं, रिवर्सिबल इवेंट्स जिसको हम प्रोटियोलिसिस कहते हैं। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ फास्फेट ग्रुप और ए मॉलिक्यूल और आयन। प्रोटियोलिसिस का मतलब होता है प्रोटीन की स्प्लाइटिंग या प्रोटीन का ब्रेक डाउन। दैट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड
अबाउट द लेक्चर्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।